present here. I am Mohit Kothari and I will host for the today's session. As it is well known, the secret of getting ahead is getting started. So here we are here to make this Sunday evening an enlightening and informative one. Today we have with us Mr. Abhay Singh, the founder and CEO of OMS Drone Developers. So I request Mr. Abhay to enlighten us on the topic IoT and guide us with his words of wisdom. Hello everyone. So basically मेरा जो स्टार्टअप बेस्ड है ड्रोन्स के ऊपर बेस्ड है एंड उसमें हम एग्रीकल्चर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ड्रोन्स के जरिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए प्लांट्स को डिटेक्शन करना, डिजीज का पता लगाना, स्प्रेइंग करना एंड मेनी अदर्स वर्क्स। बट वहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में हम IoTs को भी धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं, लाइक ह्यूमिडिटी चेक करना, वाटर लेवल क्या है, ये सारी चीज़ों को यूज़ करना। एंड जैसे जैसे 5G टेक्नोलॉजी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं एंड करेंटली फेज में जो हमारे पास 4G नेटवर्क्स हैं उन पर भी हम धीरे धीरे IoTs को बिल्ड करते जा रहे हैं। फिलहाल के वक्त पर अराउंड ओवर 1 करोड़ डिवाइसेस IoTs की जनरली तौर पर डेली यूज़ की जाती हैं एंड उन पर डेवलपमेंट होता है, लाइक डिफरेंट कंपनीज लाइक NVIDIA, गूगल एंड Amazon ये खुद अपने अपने सेक्टर्स पर IoTs को यूज़ कर रही हैं, अपने वेयर हाउसेस पर, अपने अपने टेक्निकल सेक्टर्स पर, लाइक नेटवर्किंग के लिए, मॉडल एनालाइजिंग के लिए डिफरेंट फेज पर IoTs को यूज़ कर रही हैं। स्टार्टिंग में जब हम IoTs को देखते हैं तो एक छोटे माइक्रो कंट्रोलर से स्टार्ट होता है ये एंड धीरे धीरे बढ़ते हुए एक माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस पे जाते हुए एक ब्रॉड लेवल पे फैल जाता है। जैसे अभी आप लोग कॉलेजेस में हैं तो आप लोगों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको करने के लिए, लाइक ऑर्डिनो बेस्ड, ESP बेस्ड, नॉट MCU बेस्ड। सो उन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए IoT का धीरे धीरे जो बेसिक्स से हैं वो आगे चलकर एक ब्रॉड लूप लेकर एक बड़े इवेंट्स में कन्वर्ट होंगे, लाइक आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। एंड IoT के सेक्टर में मेनली जो अब एक रिवोल्यूशन आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आ रहा है कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकें, बना सकें, ताकि सारी चीज़ें हमारे लिए इजी टू यूज़ हो सकें। जैसे कि फ़िलहाल ही में NVIDIA ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि किस तरीके से 5G नेटवर्क्स आने वाली जनरेशन के लिए एक बड़े लेवल पे IoTs के लिए ढेर सारे जॉब्स एंड ढेर सारे वर्क लेकर आएंगे, जिससे आने वाला वक्त हमारे लिए काफ़ी इजी होगा। और बेसिकली जिस तरीके से ड्रोन्स में हम IoTs को यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स के ज़रिए जो कैलकुलेशन हमें पहले इमेजरी को लेकर हमें अपने लोकल सिस्टम पर डालकर उसे यूज़ करना रहता था, बट करेंटली टाइम पर हम ड्रोन्स में से ही इमेज डायरेक्टली लेकर ही ऑनबोर्ड फ्लाइट कंप्यूटर्स के ज़रिए उन्हें ऑनबोर्ड ही ड्रोन्स में ही कैलकुलेशन करके हम डायरेक्टली अपने यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर देते कि एक्चुअली आपके खेतों पर क्या प्रॉब्लम थी, क्या डिफेक्ट्स थे आपके प्लांट्स में, ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट करके। बेसिकली जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे IoTs हो गई, इसको नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट कहा जाता है एंड इसमें जो थिंग्स है या ऑब्जेक्ट्स जो है वो एम्बेडेड सेंसर्स, सॉफ्टवेयर्स एंड अदर टेक्नोलॉजी से बेस्ड रहते हैं एंड एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें जनरली आपके पास जो भी आप सिचुएशन पे आप जो भी सेंस करके कैलकुलेट करके अगर आप किसी सेकेंडरी वे में फॉर्मेट में सेंड करना चाहते हैं तो आप उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर सकते हैं, आप एक खुद का एक लोकल नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं एंड इंटरनेट के ज़रिए इस चीज़ को एक पेज पर ही रहकर कई जगह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने डेटा सेट्स को एंड डेटा जो भी आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके के ज़रिए आपका IoT से बेसिक इंट्रोडक्शंस होते हैं एंड इसका एक ब्रॉड लेवल पर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशन होते हैं, लाइक मेडिकल एंड हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्ट में, V2X कम्युनिकेशन में एंड ऑटोमेशन बनाने में, लाइक जैसे हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देखते हैं, लाइक कि गेट ऑटोमेटिकली ओपन होना, हायर सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट, कुछ वाटर लेवल कम होने पर हमें इंडिकेशन मिलना है कि हमारे वाटर टैंक में वाटर लेवल कम हो चुका है। इंडस्ट्रियल
एप्लीकेशन भी होते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में हो गया, एंड मरीन टाइम में हो गया, और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन भी होते हैं, लाइक एनर्जी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। मिलिट्री एप्लीकेशन धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर के लिए बढ़ता जा रहा है कि लोग जैसे DRDO हो गया, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि IoT बेस्ड जो रोबोटिक्स गैजेट्स है वो अपने धीरे धीरे आर्मी में इनबिल्ड कर सके, लाइक इंटरनेट ऑफ बैटलफील्ड थिंग्स, ओशन ऑफ थिंग्स, प्रोडक्ट डिजाइनिंग्स, इस तरीके की चीजें आर्मी में भी यूज होने लगी जो IoT बेस्ड होती है। एंड IoT का एक काफी बड़ा सेक्टर हमारी गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किया है। एंड सिर्फ और सिर्फ जो अगर हम देखा जाए कि गवर्नमेंट ने एक 4th पॉलिसी लॉन्च की थी जिसके जरिए IoTs को इन फ्यूचर 2030 तक एक ब्रॉड लेवल पर इंडिया में आगे ले जाना है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस, उसके यूजेस हो गए, उन सभी चीजों को आगे ले जाकर गवर्नमेंट उस पर खुद पॉलिसी बनाकर उन्हें चाहती है कि वो लोग इन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ज्यादा से ज्यादा खुद कंस्ट्रक्ट करें, ताकि इंडिया में ही ये सारी चीजें बने और इंडिया के लिए ही यूज हो। एंड IoTs का एक सबसे मेन एंड सबसे रिस्पॉन्सिबल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली टाइम पे कर रही है कि वेयर हाउसेस में बॉक्सेस को चेक करना। हमारे ड्रोन्स पे ऑनबोर्ड सिस्टम कंप्यूटर्स होते हैं जो कैमरास के जरिए बॉक्सेस की काउंटिंग करते हैं, लाइक वो ऑटोनोमसली फ्लाई करते हैं वेयर हाउसेस में, बॉक्सेस की काउंट करना, अगर वो बॉक्स वहाँ पर वेयर हाउसेस में बॉक्सेस की कुछ कमी है, उनका डेटा पूरा डायरेक्ट कैलकुलेट करके क्लाउड के जरिए मेन सर्वर में भेजना, ताकि हम पता लगा सके कि हमारे वेयर हाउस में क्या चीज कितनी मात्रा में है, क्या उसकी कमी है। इस तरीके के जरिए हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क IoT रिलेटेड कर रहे हैं। यस, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन सॉर्म ड्रोन टेक। रिसेंटली में आपने कई इवेंट सुने होंगे कि जैसे आइडिया फोर्स कंपनी जो इंडियन आर्मी के लिए ड्रोन सप्लाई कर रही है, सो उन्होंने भी सॉर्म ड्रोन टेक पे वर्क किया। एंड वो एक IoT का काफी बड़ा एग्जाम्पल है ड्रोन सेक्टर में कि किस तरीके से चीजें एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर कर एक वर्क को कंप्लीट कर रही हैं। लाइक जैसे रिसेंटली में हमने कुछ टेस्ट्स किए जो सॉर्म ड्रोन पे बेस्ड थे, बट उनका मेन मकसद था कि सॉर्म ड्रोन्स के जरिए डिस्प्लेइंग करना, लाइक LED शोज जो आप लोगों ने देखे होंगे चाइना में, सिंगापुर में, दुबई में, तो उनके छोटे छोटे ड्रोन्स हम लोगों ने टेलो ड्रोन यूज किया एक दूसरे उसको सॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए। एंड उसके जरिए हमने कुछ लेवल पे अराउंड 2 to 3 ड्रोन्स को मेनली अभी तक कनेक्ट कर पाए थे, एंड धीरे धीरे उस पर प्रोग्रेस जारी है ताकि आने वाले टाइम में एक बड़े लेवल पे हम काफी सारे ड्रोन्स को एक सर्वर से कनेक्ट कर उन्हें एक साथ किसी ऑपरेशन में हम ऑपरेट कर सकें। So Bhaiya, we will be glad to know the journey of your drone journey in your IoT, and we want to know much more things regarding the IoT, and we want to know what is a drone, how this IoT and everything works. How was your startup planned and what was your journey? Okay, so exactly ड्रोन्स के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने IoTs को अपने ड्रोन्स से और अदर जो आप यूज करना चाहते हैं उनमें आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप सभी जानते होंगे कि एक ड्रोन है, लाइक ये F450 ड्रोन है, एंड इसमें मैंने 1000 kV मोटर्स यूज किए हैं, ESC जेनिक जो आती है 30 एम्पियर। एंड मेनली ये सारे इक्विपमेंट्स आपको किसी भी ड्रोन्स में सेम मिलेंगे, लाइक मोटर, ESC, फ्रेम, बट जो मेनली जो आप IoTs का यूज कर सकते हैं वो है उसके फ्लाइट कंट्रोलर पे। इसमें मैंने मेनली Arduino Nano यूज किया है, एक Zyro सिस्टम यूज किया है MPU 6050, एंड जनरली इससे एक पूरा फ्लाइट कंट्रोलर बन गया है। इसके अंदर जो मैंने फ्रेमवेयर कोड्स यूज किए हैं वो सेल्फ रिटन है। आप लोग भी अगर बनाना चाहते हो तो आप मल्टी बेस्ड क्वाड बना सकते हो, वो आप लोगों को ईजी पड़ेगा एंड ईजी टू यूज पड़ेगा। बट इसमें कभी कोई कुछ एरर्स ऐसे आते हैं लाइक कि कैलिब्रेशन प्रॉब्लम, सबसे मेन दिक्कत उसी में आती है, क्योंकि आपको पूरा ड्रोन असेंबल करने में अराउंड 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। जब आप फ्लाइट कंट्रोलर पर वर्क करेंगे, लाइक PID कैलकुलेशन, कैलिब्रेशन करना एंड डिफरेंट
मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके आपको एग्जैक्टली फाइंड करना है कि आपके ड्रोन के लिए क्या पीआईडी बेस्ट रहेगी, किस मूड में वो बेस्ट रहेगी, ये सारा कुछ फाइंड करते हुए ड्रोन्स पे वर्क करना। एंड जैसे आप चाहते हैं कि अगर आप इसे अपने मोबाइल या अदर डिवाइसेस कंट्रोल करना चाहें तो आप इस पर नॉड एमसीयू भी यूज कर सकते हैं ऑर्डिनो नैनो की जगह। एंड ऑर्डिनो नैनो भी आप ईएसपी के जो छोटे मॉड्यूल्स आते हैं आप वो यूज कर सकते हैं ताकि इसका कम्युनिकेशन बेटर तरीके से आपके मोबाइल्स में हो सके। सो बेसिकली आपको जनरली कुछ करना नहीं होता है, आपको सिर्फ क्वाड का जो आप एक फ्रेम ले लीजिए, ESC एंड मोटर्स सारा कुछ सेटअप सेम रहेगा, बस जो मेनली आपको कनेक्शंस करने रहेंगे कि वो आपके मेन माइक्रो कंट्रोलर, आपके जायरो सेंसर्स, आप इस पे और भी सेंसर्स इंक्लूड कर सकते हैं लाइक मैग्नीटोमीटर, बैरोमीटर, सारा कुछ सेम ही रहेगा। एंड जितने ज़्यादा सेंसर्स होंगे इसमें इसको स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। जनरली तौर पे जब आप देखते होंगे कि आप KK2.1.5 यूज़ कर रहे हैं फ्लाइट कंट्रोलर ने भैया, एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है अर्ली जिसमें जब आप कोई भी ड्रोन बनाता है तो उसमें मेन प्रॉब्लम ये आती है कि स्टेबिलिटी की। अगर आपने उसकी पीआईडी अच्छी की हुई है, लाइक आपने अच्छे से उसको ट्यून किया हुआ है, अच्छे से ट्रिम किया हुआ है, तो ड्रोन स्टेबल फ्लाई होता है। बट जब आप बिगनर होते हैं तब आपको इन सारी चीज़ों को पता नहीं रहता एंड आप ऑटो ट्रिम एंड ऑटो कैलकुलेशन इंटरनेट से पीआईडीज वैल्यूज देख कर कि किस ड्रोन साइज के हिसाब से क्या बेटर होगी हम वो करने लगते हैं। बट वहाँ हमारी एक मिस्टेक रहती है। उस मिस्टेक का रीज़न ये रहता है कि हम एक्चुअली अपना कैलकुलेट नहीं करते कि हमने फ्लाइट कंट्रोलर कहाँ रखा हुआ है, उनकी लेंथ हमारे पर मोटर की कितनी दूरी पर है, मोटर कितना वाइब्रेशन दे रही है, एंड उसके कारण जायरो एंड एक्सेलरोमीटर पे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, उसे रेगुलरली गलत सिग्नल्स जाएंगे एंड वो इस तरीके से बबल करेगा। एंड इसका एक प्रोपेलर टूटा हुआ, उसका रीज़न भी यही था क्योंकि वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था एंड ये फ्लाई करते हुए ही गिर गया। बट जैसे जैसे आप अगर चाहते कि आप अपने ड्रोन्स बना रहे हैं या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट्स बना रहे हैं जिसमें आप जायरो एंड एक्सेलरोमीटर यूज करें तो आप ट्राई करें कि उसमें आप वाइब्रेशन बहुत ही कम रखें। तो उसके लिए मैंने एक पैड यूज किया, फॉर्म पैड, जिसके जरिए वाइब्रेशन ऑब्जर्व करते हैं, लेसर अमाउंट में वाइब्रेशन तक पहुंच पाता है। सो जिसके कारण ये धीरे धीरे स्टेबल फ्लाइट लेना स्टार्ट किया एंड काफी अच्छा किया। तो इस तरीके से ड्रोन्स आप यूज कर सकते हैं। आप इसको मोबाइल से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली RX to TX जो भी आप ऑर्डिनो बोर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक कॉलेज लेवल के प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों को काफी हेल्प करेगा लाइक ऑर्डिनो ESP बेस्ड ड्रोन्स। एंड अगर आप अदर रोबोटिक स्टफ भी बनाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब आप इस तरीके का कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं IoT से रिलेटेड तो आप इंटरनेट से आप देखिए कि वो चीज़ें कैसे असेंबल होती है, कैसे क्या होती है, बट आप जो उसके पीछे की रीजनिंग जो मैथ्स होती है कि आपको कैसे मैथमेटिकली सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, कैसे PIDs, बेसिकली ड्रोन्स की बात कर रहा हूँ मैं, PIDs कंट्रोल हो गया वो कैसे कैलकुलेट करने हैं। एंड आप अगर अदर रोबोट बना रहे हैं तो उसमें आपको भी कंट्रोल सिस्टम लगेगा। सो आपको P गेन, I गेन एंड D गेन इन सारी की चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि जो भी आप रोबोट्स बना रहे हैं तो आप एक अच्छा रोबोट बना सकें एंड आप लर्निंग पर्पज पे बेस्ट अपना दे सकें अपने कॉलेज में या अगर आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो। फिर धीरे धीरे जैसे भी आपकी जो भी डिवाइसेस बनाते हैं आप तो आप उनको रिलेट करें कि आप उनमें से क्या वर्क करा सकते हैं। लाइक ड्रोन जनरली पे तौर पे जब आप बनाएंगे तो आपका पर्पज रहेगा लाइक एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का। बट जैसे जैसे आप इसको एक कंप्लीट डिवाइस में कन्वर्ट कर लेंगे तब आप इस पर और मॉडिफिकेशन कीजिए, इसमें GPS यूज़ कीजिए, इसमें कैमराज यूज़ कीजिए, रास्पबेरी पाई यूज़ कीजिए ताकि आप ऑन बोर्ड कंप्यूटिंग कर सके, कम्युनिकेट कराना सीखे एक ड्रोन से दूसरे ड्रोन को। एंड जो आप लोग सॉफ्ट ड्रोन के लिए एक लोगों में इंटरेस्ट है तो वो बता दूं कि वो कहने में एक ईजी चीज़ ही है एंड करने के टाइम पे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेसी भरा है। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का सॉफ्ट रोबोट बनाएं, नॉट जस्ट सिर्फ ड्रोन ही नहीं और भी कोई ड्रोन रोबोट्स बनाना चाहते लाइक स्विम टाइप और ग्राउंड टाइप, सो आप इस तरीके के अपने कंट्रोलर्स डिज़ाइन कीजिए, ESPs यूज़ कीजिए ताकि आप एक लोकल सर्वर से उनको कनेक्ट करके उन्हें कमांड दे सकें। और इस तरीके के आप छोटे छोटे बोर्ड्स बनाकर एक दूसरे से कम्युनिकेट कीजिए ताकि आपका खुद का एक सॉफ्ट नेटवर्क बन सके। जब वो क्रिएट हो जाए, आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाए कि आप एक कमांड दे रहे हैं, वो 3 लोग अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एक ही ऑपरेशन के लिए,
सो वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड करेगा एंड देन फिर आप उन चीज़ों को जाकर किसी भी फ्लाइट कंट्रोलर या किसी भी अदर रोबोटिक स्टफ में आप उन चीज़ों को यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से आपका जो सॉर्म जो IoT का एक काफ़ी एडवांस पार्ट है, वो आप धीरे धीरे समझना अंडरस्टैंड करेंगे, करना अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपके लिए वो ईजी होता जाएगा इन फ्यूचर में। सो यस सर। Yes, the journey was really very interesting. And we have some more questions in the chat box. Sure. From where we can learn these, like how to do and where to do. Okay. You said that before doing some calculations. Okay. So generally जो like mathematical calculations, just learn before how to do it. So can we know the sources from where we can learn? Okay. So जनरली तौर पर जो आप ऐसी चीजें सीखना स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है वो रहता है यूट्यूब, एंड वो चीजें करने के तौर पे एक बहुत अच्छा सोर्स है कि आप वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट वहां पर जनरली आप जो 90% डेटा देखेंगे उस पर, एंड एज ए बिगनर आप 90% लोग यही चाहते हैं कि वो जस्ट असेंबली देखें, उन्हें कोड्स मिल जाएं। अगर वो किसी माइक्रो कंट्रोलर पर वर्क कर रहे हैं या किसी और स्टफ पे वर्क कर रहे हैं, डायरेक्टली वो असेंबली देखते हैं क्या क्या पार्ट्स यूज होने होते हैं, तो वो डायरेक्टली बाय करते हैं एंड उन्हें असेंबल करने स्टार्ट कर देते हैं। सो बेसिक तौर पे तो यही होता है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो चीज़ें पूरी डिफरेंट थी, अलग अलग थी। मैंने पहले क्लासीफाई करना स्टार्ट किया कि अगर मैं कुछ भी बना रहा हूँ तो उसमें मुझे क्या क्या ज़रूरतें होंगी, क्या क्या चीज़ें लगेंगी एंड किस किस चीज़ों से रिलेटेड करना मुझे वर्क करना पड़ेगा। लाइक जैसे ड्रोन्स की बात करें तो उसमें जनरली मैंने जो पहले मेरी मन में इमेज थी कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे ढेर सारा थ्रस्ट जनरेट हो सके, और उस टाइम पे मैं काफ़ी छोटा था, थ्रस्ट भी वर्ड मुझे काफ़ी बाद में पता चला। मुझे जस्ट ये था कि मुझे हवा नीचे की ओर धकेलनी है जिससे ये चीज़ ऊपर की ओर फ्लाई कर सके। तो इस तरीके से मतलब फिर डीसी मोटर्स में जाना कि डीसी मोटर्स हो गया, एंड छोटे छोटे ड्रैगन फ्लाई क्राफ्टर्स आते थे जिनको हम अपने हाथ से रगड़ कर ऊपर फ्लाई कराते थे। सो उनके ब्लेड्स प्रोपेलर्स यूज़ करना अपने डीसी मोटर्स में, उनसे थ्रस्ट देखना कि कितना इफेक्ट आता है, एंड एक लॉन्ग स्टिकिंग मोटर को माउंट करना। तो धीरे धीरे उसमें हम जितनी पावर दे रहे, अराउंड 5 वोल्ट की मोटर्स में 12 वोल्ट भी दे दिया तो हाई परफॉर्म कर गई, बट मोटर बंद हो गई तो हमें लगता था कि ज़्यादा पावर से ज़्यादा सारा कुछ होता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसमें एजुकेशनली लाइक थ्योरेटिकली जाते गए तो चीज़ें समझ में आती गई कि नहीं, अगर 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही देना है, डिवाइसेस बर्न नहीं करनी है, एंड ऑल सिलिकॉन को अंडरस्टैंड किया, ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस। तो बेसिकली तो जब भी आप अगर IoT एंड अदर रोबोटिक स्टफ बना रहे हैं, तो अगर कोई बिगिनर भी है तो उसे 12th स्टैंडर्ड की जो लास्ट के चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है वो अच्छे से आनी चाहिए, वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, ताकि कल के दिन वो अगर किसी भी ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पे बेसिकली भी वर्क करना चाहे या बैटरी कंपोनेंट्स पे वर्क करना चाहे तो उसे बेसिक्स हो कि वो इन इंक्यूमेंट्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं, ये इंक्यूमेंट्स किस चीज़ के लिए यूज आते हैं। देन फिर आप अपर चीज़ों में आए लाइक माइक्रो कंट्रोलर्स एंड ऑल, लाइक ऑर्डिनो हो गया, ये सारी चीज़ें। एंड हमारे साथ बेसिकली जो हम अपने कॉलेजेस में देखते हैं कि जैसे ही हम अपने 12th के साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टली ही आर्डिनो दे दिया जाता है वर्क करने के लिए कि आपको ऑर्डिनो इस पे वर्क करना है, इसके कोर्स होते हैं, ऐसे राइट करना है, ऐसे परफॉर्म करना है इस पे। बट वो कहीं ना कहीं हमारे साथ एक चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट्स हो गया, कोडिंग तो काफ़ी बात का सेक्टर है इस चीज़ में। सबसे पहले हमें जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं लाइक रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड्स, एंड इनके अपर डिवीजन में देन फिर सिंपलर आईसीज जिनमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती लाइक 555 आईसी, टाइमर आईसी। तो इन चीज़ों पे वर्क करके आप अपना एक कोर बिल्ड कीजिए ताकि आप अंडरस्टैंड करने लगे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। देन आप कोड वाले पार्ट में जंप करिए, तब आपको ये ऑर्डिनो लाइक जो आप क्लॉक रेट हो गया, कितना स्पीड रखनी है, कितने मेगाहर्ट्ज पे इसको यूज़ करना है, वो सब चीज़ें आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। किस तरीके से इसमें अगर कोई नॉइस वाइब्स के कारण जनरेट हो रही है या किसी आप मैग्नेटिक फील्ड वाले प्रोजेक्ट पे वर्क करें तो उसकी नॉइस कैंसिलेशन कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे।
तो एक सोर्स आपका बेसिकली तो 12th में भी ही बन जाता है, बट हम उस टाइम पे वो गौर नहीं कर पाते। देन फिर हम इंटरनेट पे आएंगे तो आप जो भी प्रोजेक्ट पढ़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप सर्च करेंगे तो आपको आर्डिनो की गाइड बुक्स मिल जाएंगी, आर्डिनो की वेबसाइट पे कि किस किस तरह के सेंसर होते हैं, क्या प्रोजेक्ट आपको करना है तो उसके लिए क्या क्या लगेगा, तो वो इजिली यूट्यूब पे, गूगल पे एंड इंस्ट्रक्टेबल एक वेबसाइट है, उस पर आपको इजिली मिल जाएगा ये सारी चीजें लर्न करने के लिए। And what are all your achievements till now? We will be glad to know it. Okay, so जनरली तौर पे जो स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी वो 2014-15 में हुई थी, एंड उसके पीछे स्टार्ट करने का जो एक कोर मकसद है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्ट्स क्रिएट करता था। लाइक ड्रोन्स उस टाइम पर लाइफ चेंजिंग पॉइंट था मेरे लिए। उससे पहले भी मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करता था। लाइक गूगल साइंस फेयर में मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी, अपने प्रोजेक्ट्स भेजे, तो उनमें भी सिलेक्ट हुआ 75 पोजीशन पे, फिर 63 पोजीशन पे। तो इस तरीके से मेरी साइंस जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। बट कहीं ना कहीं मैं ये फील कर रहा था कि मैं जो भी बनाता हूँ वो एक टाइम के बाद जिन लोगों के लिए बनाया गया वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। लाइक जैसे आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है कि वो आपकी रूम की ह्यूमिडिटी चेक कर लेता है, या आपने कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड बनाया कि ह्यूमिडिटी चेक करके बता देगा कि इस सेक्टर में एग्रीकल्चर की कितना ह्यूमिडिटी है, क्या इसमें पानी की जरूरत है या नहीं है, ये सारी चीजें कैलकुलेशन। बट जब आप वो चीजें बनाने लगते हैं, कंप्लीट हो जाती है, तब आपके मन में आता है कि ये तो बन गया, अब अगर ये अपनी सही जगह ना पहुंचे तो इसका क्या ही मतलब। तो इसी तरीके से, इसी थॉट के साथ मैंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप के जो कैरियर है उसको स्टार्ट किया। एंड बेसिकली उस टाइम पे मैंने ड्रोन बनाया था, एंड एग्रीकल्चर प्रॉब्लम हमारे यहाँ ज़्यादा थी कि फसलें खराब हो रही हैं, फसलों में पता नहीं लग पा रहा कि कौन सी बीमारी आ रही है, जो कि अभी भी होता है जनरली। एंड ये नहीं पता लग रहा कि कौन से खाद बीज का यूज़ करें जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट कम हो, कॉस्ट कटिंग हम कर सकें, फसलें अच्छे से हों। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम को लेकर एक ड्रोन क्रिएट किया। स्टार्टिंग में वो भी IoT बेस्ड ही था। लाइक ऑर्डिनो का फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ करें, ITC कनेक्शंस भी उसमें ऑर्डिनो से ही बने हुए, GPS एक्सटेंडर यूज़ करके हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से पूरा एक ड्रोन तैयार होगा। देन उस पर थॉट आया कि अब ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो पहले लोगों को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करने स्टार्ट किए कि टेस्ट करना, कि लोग जज कर सके इस चीज़ को कि हाँ ये इतनी कैपेबल है कि पता लगा सके या नहीं। लोगों को ऑन ग्राउंड सर्विसेज देना ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सके कि ये वर्कफुल है, हमारे लिए हेल्पफुल है, और एंड उनकी नीड्स समझना कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं। फर्स्ट 1 ईयर तो यही चलता रहा, एंड अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से और इसको मॉडिफाई करना चाहिए। देन धीरे धीरे इसे और मॉडिफाई किया और प्रोफेशनली इसे यूज़ किया, और इमेज सेंसर्स वगैरह हाईली रेट के यूज़ किए ताकि हम बेटर प्रोडिक्शन कर सकें, मैप जनरेशन वगैरह ये सारा कुछ किया। एंड देन फिर एंटरप्रेन्योरशिप का करियर स्टार्ट होता है कि अब इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक सिस्टमेटिक वे में पहुंचाना है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ ज़्यादा दिन तक मुफ्त में देने लगते हैं तो वो लोगों के उसके लिए वैल्यू नहीं रह जाती। एंड मैं चाहता था कि ये न सिर्फ लोगों को मिले एंड कम प्राइस पर मिले, बट इससे लोग जुड़कर अपना वर्क भी कर सके, अपने लिए वर्किंग अपॉर्चुनिटी भी डिफरेंट डिफरेंट जनरेट हो सके। इसलिए मैं एंटरप्रेन्योरशिप वाले सेक्टर में आया, सिर्फ और सिर्फ ताकि जो मैं चीज़ें बना रहा हूँ या जो मेरे थॉट्स थे वो मैं एक प्रोफेशनली वे में लोगों तक पहुँचाऊँ, लोग उसका यूज़ करें, उनसे लोगों को भी बेनिफिट हो, मुझे भी बेनिफिट हो। और जो इस चीज़ से जुड़ने वाले अलग अलग लोग हैं, लाइक जो ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं, जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर में बैठ कर उनकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो उन्हें भी बेनिफिट्स हो सके। इस तरीके से जरिए पूरा स्टार्टअप का वर्क फ्लो था। देन फिर हमने गवर्नमेंट के लिए वर्क किया, इंदौर में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए। लाइक कोविड का टाइम जब लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, सो मॉनिटरिंग की एंड स्प्रेइंग रिलेटेड वर्क इंदौर सेक्टर में ही एंड लोकल सेक्टर में भी, ताकि एंड इसी चीज़ के रिलेटेड ढेर सारी वर्क, ताकि लोग एक्चुअली अंडरस्टैंड कर सकें कि ड्रोन्स क्या है। एंड एग्रीकल्चर फील्ड को हमने मेनली मार्क किया है। एंड रिसेंटली में ही हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंक्यूबेशन मास्टर की तरफ से इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड हुआ अपने ड्रोन से स्टार्टअप के लिए। एंड वो हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि अब हम और सिस्टमेटिकली वे में ऑल ओवर इंडिया में अपना वर्क स्प्रेड कर सकते हैं। सो ये अभी तक की जर्नी थी। What are the problems that And what were all your achievements in this journey? like achievements
स्टार्ट हुए थे 2012 से, जब मैंने फर्स्ट टाइम गूगल साइंस फेयर अटेंड किया। एंड उसमें एक प्लेस तब तो नहीं लगा 2012 में, बट मेरे साइंस के लिए इंटरेस्ट जागा। देन फिर 2013-14, तो 14 वाले में मुझे 75 पोजीशन मिली। देन फिर अगेन 2016 में ये जब हुआ, तो एज ए गाइड मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अदर स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता हूँ उसमें। तो मैंने वो वर्क फ्लो किया एंड डिफरेंट डिफरेंट साइंस प्रोजेक्ट जीते नेशनल लेवल पे। ये एज ए पर्सनल जर्नी थी, बट एज ए स्टार्टअप जो जर्नी हम लोग जो अचीव किया हुआ है वो है कि हमने इंडियन फ्लाई लिंक्स के साथ कोलैबोरेशन किया। एंड ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी ड्रोन इंडस्ट्रीज हैं उनमें से उनमें से टॉप जो 20 जो आती हैं उनमें से हमें कि हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पर्टिकुलरली हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए डेडिकेटेड है। हमारा जो भी फोकस है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। एंड हम इकलौते हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर ड्रोन इंडस्ट्री में ऐसा वर्क कर रहे हैं, वो भी मॉनिटरिंग रिलेटेड, नॉट स्प्रेइंग। हम मॉनिटर करते हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड खुद भी बेनिफिट में एंड लोग भी बेनिफिट में। सो वो एक बड़ी चीज़ है हमारे लिए। एंड इसके साथ साथ ही 2 कॉलेजेस के साथ हमने अपनी ड्रोन लैब शेयर की हुई कि उनके स्टूडेंट्स को अपनी ड्रोन इंडस्ट्री क्या है एंड कैसे ड्रोन बिल्ड करने हैं प्रोफेशनली लेवल पे, वो सारा कुछ गाइडेंस करना। लोकल स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट कैंप्स लगाना कि आने वाली जनरेशन ड्रोन को अंडरस्टैंड कर सके, रोबोट्स अंडरस्टैंड कर सके। एंड इंक्यूबेशन सेंटर जो हमें प्रोवाइड हुआ, स्टार्टअप रिलेटेड ही IIM इंदौर में भी कॉम्पिटिशन जीते। तो इस तरह की जर्नी चलती जा रही है स्टार्टअप रिलेटेड कि इंडिविजुअली भी वर्क कर रहे हैं एंड खुद के प्रोग्रेस के साथ साथ स्टार्टअप को भी प्रोग्रेस में ला रहे हैं। It was a very cool journey. We have a question in the chat box. Yes, what sir. are the problems that you faced between your startup journey or facing right now? लाइक स्टार्टअप से के बीच में जो मेन जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की वो DJCI के साथ जब रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट हो रहे थे। एंड सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जो अभी फील हो रही है, जो बॉयकॉट चाइना वाला सिनेरियो लास्ट ईयर जो हो गया, क्योंकि उससे दोनों अलग अलग चीजें हैं। लाइक DJCI एक पार्ट है एंड बॉयकॉट चाइना एक पार्ट है। तो मैं फर्स्ट DJCI को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्यों हमें प्रॉब्लम हुई। जब उन्होंने स्टार्टिंग में ड्रोन्स रूल रेगुलेशंस नहीं थे तो लोग यूज कर रहे, कुछ हार्मनेस हो रही, तो उसमें क्या हुआ, जब उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए तो अचानक से उन्होंने NPNT फॉर्मेट सारे ड्रोन्स पे लाने के लिए कह दिया। एंड ये था सिचुएशन कि NPNT फॉर्मेट के लिए जो डिवाइसेस बननी थी, जो DJCI अप्रूव करना था, वो करंट टाइम पर जो है वो काफ़ी कॉस्टली चली जाती है। जस्ट अगर आप एक ड्रोन जनरली बिल्ड कर रहे हैं, जो हम ड्रोन बिल्ड करते हैं उसके जस्ट हाफ प्राइस में वो डिवाइसेस की कॉस्ट पड़ती है। तो वो हमारे लिए यूज़ करना काफ़ी कॉस्टली हो रहा था। तो हम लोगों ने उसके लिए खुद की डिवाइसेस बनाई जो NPNT फॉर्मेट को मतलब प्रोसीड कर सके, DJCI तक अपना डेटा फॉरवर्ड कर सके। एक प्रॉब्लम हमने वहाँ से सॉल्व की। एंड ड्रोन्स पे काफ़ी सारे जो कैटेगरी वाइज जो वेट का प्रॉब्लम आया था हमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी ड्रोन्स अंडर 1 kg थे। एंड उन अंडर 1 kg के लिए हमें परमिशंस लेना बार बार। तो इसके लिए हम लोगों ने एक क्रैक निकाला था कि हम लोग लोकल पुलिस से परमिशन लेते थे एंड जो नियर बाय ATC था उसके रूट्स को अपने लिए क्लीन करवा कर कि हम इस सेक्टर में इतनी हाइट पे अपने ड्रोन्स उड़ाएंगे, क्योंकि NPNT फॉर्मेट तो था नहीं। तो उनसे एक्चुअली बाय पेपर परमिशन लेकर हमने ड्रोन फ्लाई करना स्टार्ट किया। एंड जो सेकेंडरी जो हुआ कि बॉयकॉट चाइना वाला, सो वो हमारे लिए मेन प्रॉब्लम जनरेट कर गया। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं कि ड्रोन इंडस्ट्री के लिए, वो अदर जो इंडस्ट्रीज थी लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, लाइक अगर आप IoT कंपोनेंट्स की बात कर लें, सो धीरे धीरे चीज़ों के प्राइस इंक्रीज होने स्टार्ट हुए वो। एंड वो अराउंड 10 to 25% तक मैक्स प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है वो। सो वो डायरेक्टली ही इंक्रीज हो गए बिना किसी भी चेंजेस के उस इक्विपमेंट्स में, और बिना किसी भी टैक्स एक्सटर्नली अवॉइड किए हुए। सिर्फ कस्टम ड्यूटी के चार्जेस के कारण वो चीज़ें धीरे धीरे महंगी होती जा रही हैं। एंड थोड़ा सा जो हम सर्विस पहले लो प्राइस में प्रोवाइड करते थे वो हमें अब थोड़ा सा हायर करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों पे चार्जेस लगते हैं डिफरेंट, तो उन्हें भी हमें मैनेज करना होता है। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम्स मैंने फेस की। एंड जो ग्राउंड लेवल पे स्टार्टअप की प्रॉब्लम थी कि लोगों को जो हमारी टेक्नोलॉजी है उस पर कैसे यकीन है, क्योंकि एक काफ़ी, अगर आप जनरली तौर पे किसी गांव या किसी किसान से इस तरह की बात करेंगे कि ड्रोन्स के जरिए हम ये पता लगा लेंगे एंड ऑल, तो
वो तो पहले ये कहेगा कि ये क्या होता है, हमें नहीं पता कुछ, इस तरीके का सारा कुछ। बट जनरली तौर पे उन्हें जब आप एक्सप्लेन करते हैं, जब आप उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, उन्हें आने वाले टाइम के सिनेरियोज दिखाते हैं कि आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपके आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आपने इस चीज़ को शुरू किया एंड आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो धीरे धीरे फिर ईजी होना स्टार्ट हो गया था। सो ये मेन प्रॉब्लम जो स्टार्टअप रिलेटेड थी वो जनरली मैंने फेस की। We have another question. But drones are banned in India. No. Yeah. What is the future that you? Actually, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो इंडिया दुनिया में ड्रोन हब के लिए जाना जाने वाला है आने वाले टाइम पे। जिस तरीके से ड्रोन सेक्टर में गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है, सारे इंडस्ट्रियल जो फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं, वो एक साथ आकर ड्रोन इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम अराउंड 2030 तक इंडिया ड्रोन हब बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में अगर आप ड्रोन्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो हमारे रूल्स आए वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला था। बट अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी देखें कि आप ड्रोन फ्लाई तो कर सकते हैं, आपको एकदम से ब्लैंक नहीं करिए जा रहा है, या आपके लिए कोई जियो फेंस बनाकर नहीं रखे कि आप यहाँ फ्लाई नहीं कर सकते। हाँ, धीरे धीरे वो हो रहा है एंड वो चीज़ जरूरी भी है, नहीं तो कल के दिन कोई भी किसी के ऊपर भी अगर ड्रोन क्रैश कर दे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो वो बेनिफिशियल है हमारे लिए भी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी अभी आ रही है क्योंकि एकदम से हमारी मशीनरीज उनके लिए उनके जो रूल्स आ रहे हैं उनके हिसाब से अडॉप्टेड नहीं है, बट हमने धीरे धीरे मॉडिफाई कर रहे हैं, धीरे धीरे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। सो इस तरीके से डिवाइसेस हमारी फ्यूचर रेडी हो रही हैं। इन फ्यूचर इंडिया ड्रोन हब के रूप में जाना जाएगा ऑल वर्ल्ड में। ये खुद मेरे साथ साथ डीजीसीए का ऑफिशियल ये स्टेटमेंट भी है। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं डीजीसीए को, जो उनके डायरेक्टर है मिस्टर अंबद हो गए, ये उन्होंने ही कहा था कि इंडिया इन फ्यूचर एज ए ड्रोन हब जाना जाएगा। सो ड्रोन्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सारे वर्क कर रही है, लाइक स्वामित्व योजना भी निकालना कि गाँव की मॉनिटरिंग करना ड्रोन्स के जरिए, एंड लैंड्स को अथोराइज करना कि ये किस पर्सन से बिलोंग करता है एंड इसका कितना अमाउंट में टैक्सेस होगा। ऑर्गेनाइजेशन लाइक मी और जो एग्रीकल्चर फील्ड में मॉनिटरिंग कर रही बता रही हैं लोगों की कि आपके प्लांट्स में क्या खराबी, आप अपनी कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आइडिया फोर्स जो डायरेक्टली आर्मी के लिए ही ड्रोन सब सप्लाई करने लगे, सॉर्म टेस्टिंग वगैरह भी हो गई। सो धीरे धीरे ड्रोन्स एक ब्रॉड स्कोप है एंड अदर कंट्रीज ही इंडिया में ड्रोन्स के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। एंड सिर्फ जो कमी हमारे इंडिया में रह जाती है इस सेक्टर के लिए तो वो है कि हमारे पास पार्ट्स की अभी बहुत सारी कमी है। हम टोटली डिपेंड हैं चाइना में। अगर आप किसी भी तरीके के रोबोटिक्स वर्क करना चाहते हैं इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में, एंड किसी भी कंपनी के अगर आप वर्क करेंगे, उनके कोर पार्ट्स देखेंगे तो उसमें अराउंड आपको 90 to 95% पार्ट्स आपको चाइना से बिलोंग करते हुए मिल जाएंगे। एंड इस तरीके में जो लास्ट ईयर का जो सिनेरियो है उससे पहले तक सब कुछ ठीक था, इसलिए हम ऑर्डर करते हैं, हमें मिलता, कुछ टैक्स देना पड़ता, हम ईजी थे। और जब वो बॉयकॉट चाइना सिनेरियो हुआ तो वो जस्ट डबल सही हो गया। बस वो प्रॉब्लम आई, बट वो धीरे धीरे अब सॉल्व हो रही है, सॉर्ट आउट हो रही है। तो काफ़ी अच्छा है। इन फ्यूचर आपको एक अच्छी ड्रोन इंडस्ट्री इंडिया में ही आपको मिलेगी। And next question is, sir, what is the future that you think about drones, AR, VR technology are also coming? So what are your view on it? So drones तो मैंने कंप्लीट कर दिया एंड AR VR। सो रिसेंटली में मैंने माइक्रोसॉफ्ट ने एक आई थिंक सिंक नेम है चीज़ का, बट पता नहीं मैं जनरली इजीली प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसे या नहीं, बट उन्होंने एक AR VR रिलेटेड ही मीटिंग है जिसमें एक पर्सन कहीं और अगर प्लेस है लाइक मी, अगर हम इस मीटिंग को एज ए सिनेरियो लें तो अगर मैं यहाँ पर अपने होम टाउन में हूँ एंड आप लोग अपने अपने होम्स में, तो उस गैजेट हम यूज़ करके हम एक दूसरे को फील कर सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में कौन है एंड वो क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें AR VR के जरिए ही पॉसिबल हो रही हैं। एंड AR VR का जो मैन अगर आप वर्क फ्यूचर देखें तो जिस तरीके जो सिमुलेशंस वर्क हो रहे हैं, लाइक हम नहीं जानते कि हमारा ड्रोन कैसे परफॉर्म करेगा रियल एनवायरनमेंट में, तो हम AR VR को यूज़ करके ही इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, लाइक सिमुलेटर्स यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करना,
तो AR/VR का भी एक ब्रॉड स्कोप है। बस ये चीज है कि ये चीजें जो AR/VR हो गया एंड जो ड्रोन्स हो गए वो थोड़े से कॉस्टली हैं। तो आप जब भी इन चीजों को स्टार्ट करेंगे तो आप एक एज ए प्रोफेशनल इन चीजों को स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जनरली तौर पर जैसे अगर हम अदर चीजों को लाइक एज ए आर्ट फॉर्म में कि उसे हर कोई कर सकता है, आप सीखना चाहें कल के दिन अगर आपका मन नहीं लगता तो आप ऐसे हटा सकते हैं। बट आप जब ऐसी चीज करते हैं जिसमें हाई इन्वेस्टमेंट है तो आप ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो आप, एंड आप इन चीजों को कहीं ना कहीं ले जाकर ही दम लेते हैं। तो AR/VR का भी एक ब्रॉड फ्यूचर है इंडिया में, स्पेशली अभी हम देख रहे हैं सिनेमेटोग्राफी में, गेम्स में, सिमुलेशन वर्क में। ये जनरली तौर पे हम अभी देख रहे हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे लोग इसके लिए फेमिलियर होंगे, लोगों का इससे इंटरेक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे और डिवाइसेस बनेंगे इन चीजों के लिए। एनी अदर क्वेश्चन? Making the drones. Okay, so in making the drones, which sensors do we need to use to make the drone stable? And what if drone crashes? How to recover this? Like, how can we know where the problem exists and how can we overcome from this? Okay, so मैं फर्स्ट जो लाइन है उसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि in making the drones, which sensor do we need to use to make the drone stable? So ड्रोन की स्टेबिलिटी जनरली आप कोई भी ड्रोन्स अगर आप बनाना चाहते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि Arduino बोर्ड पर एक जायरो एंड एक्सेलेरोमीटर लगा हुआ था। तो सबसे पहले आप जो बेसिक जो 4 सेंसर है जो जनरली तौर पर आप कोई भी ड्रोन अगर मार्केट से बाय कर रहे हैं या ओन कर रहे हैं और अगर वो काफी स्टेबल है तो उसमें ये 4 सेंसर आपको इंक्लूडेड रहेंगे, लाइक जायरो, एक्सेलेरोमीटर, पैरो एंड मैग्नेटोमीटर। सो एक एक लाइन में मैं इनके यूजेस बता देता हूँ कि ये सेंसर क्या क्या वर्क करते हैं, देन फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये ड्रोन को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। सो जायरो जायरो जो सेंसर है वो आपकी पोजीशन एक पर्टिकुलर एंगल पर होल्ड करके रखने के लिए हेल्प करता है। एक्सेलरोमीटर उसको एक्सेलरेट करने के लिए नेसेसरी रहता है कि एंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कितनी मोटर्स एक्सेलरेट करना है, कितने अमाउंट में एक्सेलरेट करना है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करता है। बैरोमीटर जो है एयर प्रेशर चेक करते हुए उससे एयर प्रेशर चेक करता है। देन मैं इनके यूजेस बताता हूँ कंबाइन में। एंड जो मैग्नेटोमीटर है वो मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे कंपास हम यूज करते हैं इसमें ड्रोन में। देन मैं इनका कॉम्प्लेक्स और बताता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। सो जायरो एंड एक्सेलेरोमीटर जनरली तौर पर बेसिक सेंसर कहलाते हैं किसी भी ड्रोन में यूज करने के लिए। अगर आप कोई भी ड्रोन बनाना चाहते हैं तो आपको जायरो एंड एक्सेलेरोमीटर लगेगा ही लगेगा। ये दो कॉमन सेंसर हैं जो किसी भी ड्रोन को हावरिंग करने में एक पर्टिकुलर लोकेशन पर एंड एक्सेलरेट करने के साथ साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी मोटर किस फोर्स के साथ फ्लाई करेंगी, किस अमाउंट में थ्रस्ट जनरेट करेंगी एंड किस अमाउंट में ड्रैग जनरेट करेंगी ताकि ड्रोन फ्लाई भी करे एंड रुक भी जाए इजिली। तो ये इन दो सेंसर का कंबाइंड वर्क रहता है। लाइक पोजीशन को मैनेज करना कि किस पर्टिकुलर एंगल पे इसे फ्लाई करना है, आगे बढ़ते हुए या बैकवर्ड जाते हुए, ये यॉक किस कंडीशन में लेनी है। एंड एक्सेलरोमीटर आपके एक्सेलरेशन करेगा कि थ्रस्ट एंड ड्रैग कितना कंट्रोल करना है। देन जो एडिशनल जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं हमारे बैरोमीटर एंड मैग्नेटोमीटर। बैरोमीटर का वर्क ये रहता है कि जितनी भी एयर उस पर अप्लाई हो रही है, जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर उस पर अप्लाई होता है, वो उस प्रेशर को कैलकुलेट करके उसके जस्ट अपोजिट थ्रस्ट ड्रोन पे जनरेट करने के लिए उसे कमांड देता है ताकि ड्रोन उस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टेबल रह सके। एंड इसके साथ साथ जो मैग्नेटोमीटर रहता है वो उसके लिए इंटरनली मेमोरी का कवर करता है कि उसका हेड किस साइड पे है, वो किस साइड पे फ्लाई कर रहा है। तो वो उसको मेमोराइज करने के बाद जब आप ड्रोन्स में जो डिफरेंट मोड्स रहते हैं कि आपको स्पोर्ट मोड में यूज करना है, नॉर्मल मोड पे यूज करना है या आप स्टेबल फ्लाई करना चाहते हैं, तो ये चारों सेंसर का कंबाइन ही आपको एक परफेक्ट स्टेबल ड्रोन प्रोवाइड करेगा। तो ये जनरली तौर पे आप किसी भी ड्रोन में अगर जो स्टेबल है तो आपको ये बेसिकली मिलेगा ही। देन इसके ऊपर स्टेबिलिटी के लिए जो एडवांस सेंसर आते हैं लाइक जीपीएस हो गया, ऑप्टिकल सेंसर हो गया। सो ये आप लोगों को मोस्ट ऑफ दी जो स्टेबिलिटी है वो इन्हीं दो सेंसरों के कारण आती है, जो अगर आप आउटर वर्ल्ड में अगर परफॉर्म करना चाहते हैं। बट जो आपको जनरल जो स्टेबिलिटी मिलेगी कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, फिर भी चाहते हैं कि आपका ड्रोन बहुत ज़्यादा स्टेबल रहे, तो आपको ये 4 सेंसर अपने ड्रोन में यूज़ करने चाहिए। आपको ऐसा ड्रोन देखना चाहिए जिनमें ये 4 सेंसर इंक्लूड हो।
एंड जनरली जो आप फ्लाइट कंट्रोलर देखेंगे लाइक APM हो गया, पिक्सॉक हो गया, DJI के नाजा वर्जन हो गए, V2 वर्जन हो गए, तो एंड जो F3 वर्जन जो आता है एक्रो ड्रोन्स का और मल्टीवी ड्रोन्स के, सो उनमें आपको ये चारों सेंसर इंक्लूड मिलेंगे, वो भी 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। जब आप जैसे जो अभी मेरा ड्रोन है वो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में है, क्योंकि इसमें सिर्फ जायरो एंड एक्सेलेरोमीटर यूज हुआ है। देन जब हम बैरोमीटर एंड मैग्नेटोमीटर यूज करते हैं तो हमें 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें मिल जाता है। तो जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें रहेगा उतना ज़्यादा ड्रोन हमारा स्टेबल रहेगा। सिंपल है इस चीज़ में। देन है कि अगर हमें पता लगाना है कि कौन सा पार्ट हमारा खराब हुआ, क्या उसमें प्रॉब्लम आई हुई है ड्रोन्स में, तो जनरली तौर पे जो मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉब्लम्स आती है वो आपकी प्रॉब्लम जनरेट होती है अगर आपका ड्रोन परफेक्टली कैलिब्रेट नहीं है, या आपके किसी पार्ट्स में कोई लूज मोटर अच्छे से टाइट नहीं हुई है। जो एरर है वो सिर्फ आएगा कि एंड वो एक स्टेबल पोजीशन पे माउंट नहीं रहेगा। सो मेन प्रॉब्लम आपको वहां से क्रिएट होगी, क्योंकि जब फ्लाइट कंट्रोल अच्छे से माउंट नहीं होगा, जैसे मैंने बताया था कि मेरे ड्रोन्स का ही एक प्रोपेलर टूटा हुआ है, क्योंकि हुआ यह था कि मोटर्स काफी ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट कर रही थी एंड फ्लाइट कंट्रोल पे गलत रीडिंग चली गई, जिसके कारण वो पलट गया पूरा का पूरा ड्रोन। सो इसके कारण इस तरीके के एरर्स आते हैं। तो जो जनरली जो आपका एरर रहेगा वो आपके फ्लाइट कंट्रोलर के कारण होगा, कैलिब्रेशन के कारण। देन फिर जो सेकेंडरी जो रीजन हो सकता है वो कि आपके मोटर्स अच्छे से परफॉर्म नहीं करें, तो आपको ESC कैलिब्रेट करने होंगे ताकि आपकी ESCs एक साथ परफॉर्म करें, लाइक एक साथ थ्रस्ट गेन करें, एक साथ ड्रैग में भी जाएं। तो ये चीज़ें भी मेजर कर जाती हैं। एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपको देखने पड़ेंगे कि कोई ज़्यादा ओवरहीट तो नहीं हो रहा कोई भी पार्ट्स, क्योंकि इसमें जो ESCs लगते हैं, या आप जब आप VTX यूज़ करके लाइक वीडियो ट्रांसमीटर्स एंड वीडियो रिसीवर, जब आप उनको यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। तो आपको उनको भी देखना है कि आप अदर स्टफ से उनको थोड़ा सा दूरी पर लगाएं। एंड बैटरी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, बैटरी ज़्यादा पम्प्ड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा यूजेस नहीं होनी चाहिए उसके कि वो पफ हो जाए। सो इस तरीके के छोटे छोटे जो एरर्स रहते हैं उनको आप कैलकुलेट करके अपने ड्रोन को परफेक्ट बना सकते हैं। बट जो मेनली जो मैं कहूँगा वो है सिर्फ और सिर्फ कैलिब्रेशन, क्योंकि जब भी आप कोई भी ड्रोन बनाएंगे तो आप ड्रोन्स कोई भी असेंबल कर देगा आपका 15 से 20 मिनट में, और जो मेन कैलिब्रेशन रहती है कि ड्रोन कैसा फ्लाई करेगा, किस साइड पे कैसा रिएक्ट करेगा, कितना थ्रस्ट एंगल लेगा, कितने एंगल में वो अप जाएगा, सॉरी फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, यॉक कैसे लेना है, किस एंगुलर मोमेंटम के साथ लेना है यॉक। तो ये सारा कुछ कैलिब्रेशन बेस्ड रहता है। तो आपको कैलिब्रेशन जब भी आप किसी भी ड्रोन को बना रहे हैं तो आप कैलिब्रेशन बिल्कुल आराम से कीजिए, ढेर सारी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, और ट्राई करिए कि आपके ड्रोन में वाइब्रेशन कम से कम हो। हाई एफिशिएंसी के ड्रोन्स एंड ESC यूज करें ताकि उससे नॉइस ना क्रिएट हो जो फ्लाइट कंट्रोल को इफेक्ट डाले। एंड ट्राई करें कि जो आपके कंट्रोलर से जो भी आप माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर अपने ड्रोन में यूज करना चाहते हैं तो वो आपका काफी अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड ले सके इस तरीके का। तो इस तरीके से आप अपने एरर चेक कर सकते हैं एंड स्टेबिलिटी रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। एंड सेकेंडली कि हाउ टू मैनेज फाइनेंस इन स्टार्टिंग पीरियड। सो जो स्टार्टिंग जो अगर आप फाइनेंस मैनेज करना चाहते हैं किसी वर्क के लिए, तो आप ट्राई कीजिए कि आप खुद से ही मैनेज करें वो सारी चीज़, लाइक फैमिली फ्रेंड्स ऐसा। क्योंकि जब भी अगर आपका स्टार्टअप या कोई भी आप वर्क करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, या आप चाहते हैं कि आपको ये कुछ फंड मिल जाए जिससे आप अपने वर्क को स्टार्ट कर सके, तो इन रियलिटी ये होता है कि जनरली तौर पे ये आपको चीज़ें नहीं बताएगा कोई भी कि आपको जब भी आप कोई भी वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो आपको जो भी फंड मिलता है या कोई भी सीड फंडिंग मिलती है तो वो आपके प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया, एंड कोई भी आप पे तभी इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो नहीं है, या आपके पास कुछ रेडी प्रोटोटाइप नहीं है जो एंड उसका एक वर्किंग प्रोफाइल कि ये लोगों का रिस्पॉन्स इस तरीके से आता है इस चीज़ को लेकर, ये इतनी प्रॉफिटेबल है, इसमें ये लॉस है, एंड अगर मुझे इतना अमाउंट मिलेगा तो मैं इसमें ये बदलाव करके इतने लोगों तक पहुंचा सकता हूँ इसे, एंड अच्छे रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। तो तभी आपको कोई भी सीड फंडिंग देगा या कोई भी सपोर्ट देगा। और जो फाइनेंस का जो मैंने जो अपना बेस्ट तरीके से सोचा था एंड जो अभी भी मेरे लिए बेनिफिशियल ही है, कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ज्वाइन करता हूँ, जो IITs NITs एंड IISc जो हमारे कॉलेज में होते हैं, तो वो यूज़ करके उन कॉम्पिटिशन्स में जाकर हम
उन्हें विन करने का ट्राई करते हैं। अगर हम विन नहीं करते तो भी हम लर्न करते हैं काफ़ी सारा कुछ कि हमें क्या गलतियाँ हुई, क्या नहीं करना है। एंड जब आप विन करते हैं तो वो अमाउंट आपके लिए एज ए इनिशियल फंड वर्क कर सकता है। नहीं तो आप अपने फैमिली फ्रेंड से मैनेज करें, आप खुद एज ए फ्रीलांसर कहीं भी वर्क करें, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप में टैलेंट है, तो उसके बेसिस पे आप अपने वर्क सर्विस प्रोवाइड कीजिए। एंड किसी भी तरीके के मैं सजेशन दूंगा, किसी भी तरीके के लोन्स एंड इन पे मत जाइएगा जब भी आप अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा पैनिक के रूप में सामने आएगा। सो ये आपके फाइनेंस रिलेटेड था। एंड एज ड्रोन्स आर एक्सपेंसिव, हाँ ड्रोन्स एक्चुअली एक्सपेंसिव आने के दो रीज़न थे, क्योंकि जनरली जो हम इंडिया में जो सारे पार्ट्स आते हैं वो चाइना से ही आते हैं, आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। सो इनका जो ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगता है एंड जो चार्जेस लगते हैं, तो उनके कारण ये चीज़ें काफ़ी महंगी जाती हैं। एंड वाई प्रोपेलर्स ब्रेक ड्यूरिंग 360 फ्लिप। सो जो 360 फ्लिप है उसके लिए अगर आप ग्राउंड लेवल की काफ़ी नियर पोजीशन में उसे फ्लाई कर रहे हैं तो ग्राउंड को हिट करेगा। एंड आपके प्रोपेलर्स जो है वो कार्बन फाइबर के बने होने चाहिए, या जो स्टैंडर्ड पीवीसी जो आता है मटेरियल जाता है या नाइलॉन जो फिलामेंट्स जो होते हैं जो प्रोपेलर को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, अगर आप वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं एंड वो उतना प्रेशर झेल सकते हैं, उतने अमाउंट का थ्रस्ट में वो अपने रोटेशन को, जो एंगल ऑफ पिच है उसको मैनेज करके रख सकते हैं, तभी आप 360 फ्लिप लीजिए, वरना मत लीजिए। लाइक बेसिकली हम ये छोटे ड्रोन्स पे देखते हैं, अगर आप एक बड़े ड्रोन पे करना चाहेंगे तो ये काफ़ी हार्मफुल होगा, बट छोटे ड्रोन्स लाइक 250 साइजेस के हो गए या 20 ब्रिक्स वाले, सो इस तरह के ड्रोन्स में आप कर सकते हैं इजिली, जो छोटे ड्रोन्स होते हैं। बट आप एक बड़े ड्रोन में करेंगे तो काफ़ी हार्मफुल रहेगा, क्योंकि जब आप 360 लेंगे तो उसका एक पूरा का पूरा सर्कल, एक एंड पूरे पूरे के सर्कल का रेडियस जो है वो काफ़ी बड़ा होगा। बट छोटे ड्रोन्स में ऐसा नहीं होता, वो अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर्स के सर्कल में भी फ्लिप ले लेते हैं। एंड ये पूरा फिर डिपेंड हो जाएगा कि आप किस तरीके से उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके की फ्लिप्स लेना चाहते हैं। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 360 फ्लिप्स लें जनरली किसी ड्रोन पे जो आप खुद बना रहे हैं। हाँ अगर आपका रेसिंग क्वाड है तो आप अपने एक्रो मोड्स में ले जाकर उससे आप एरोबेटिक्स कर सकते हैं, बट अदर ड्रोन्स में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि अदर ड्रोन्स इस तरीके से डिज़ाइन नहीं होते कि वो उतना अमाउंट में प्रेशर ले सकें उतनी हाई स्पीड पर। एनी अदर क्वेश्चन? इज इट सेम विथ हेलीकॉप्टर्स? नो नो नो, इट्स टोटली डिफरेंट विथ हेलीकॉप्टर्स। जस्ट बिकॉज जिस तरीके से अगर आप एक बड़े लेवल पे एग्जांपल ले लेंगे तो जिस तरीके से आप आर्मी हेलीकॉप्टर्स देखते हैं एंड जो कमर्शियल जो हेलीकॉप्टर्स रहते हैं, तो दोनों हैं तो हेलीकॉप्टर्स ही, बट उनकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से नहीं होती कि वो फ्लिप लें या पूरा ओवरऑल 360 टर्न ले लें। सो ये टोटली डिपेंड करता है फिर उनके डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स पे कि वो किस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, उनके जो इक्विपमेंट्स है वो किस तरीके से डिज़ाइन है। एंड अगर आप 360 ले रहे हैं तो एज ए हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ जो बैटरीज पे नहीं ऑपरेट हो रहे, लाइक रियल हेलीकॉप्टर्स नॉट आरसी। सो उनका फ्यूल सिस्टम 360 लेने पर भी पर्टिकुलरली बना रहे, एक साथ सक्शन हो सारा कुछ, तो सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ही अगर डिज़ाइन किया जाती सारी चीज़ें। हाउ आर ड्रोन्स affected on organizations approaching to security? सो ये काफ़ी ज़्यादा, जब ड्रोन्स स्टार्ट हो रहे थे इंडस्ट्री एंड अभी भी जब लोग देखते हैं कि उनके ऊपर ड्रोन हो रहा है तो वो थोड़ा सा फेयर में जाते हैं कि हमारी सिक्योरिटी को हार्म हो रहा है एंड ऑल। बट अगर देखा जाए तो ये ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं कि आप सर्वेलेंस कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो। एंड सिंस इट विल मोर स्कोप इन फ्यूचर, यस हाँ काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, बट आप एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को वर्क नहीं करना चाहेंगे। लाइक आप चाहते कि आप एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन से एंड आप चाहते कि इस पर्टिकुलर एरिया में आप खुद का सर्वेलेंस करें खुद के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा जब तक गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहते कि वहाँ का डेटा आप कुछ भी मॉनिटर करें। हाँ अगर लैंड ओनर की कुछ परमिशन हो, आप उनके लिए वर्क करना चाहते हैं, किसी को सर्विस देना चाहें तो वो अप्रोचेबल रहेगा एंड काफ़ी इजी भी होगा। बट अगर आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए करना चाहें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा,
क्योंकि फिर लोगों को डिटेल्स पायरेटेड होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। So I would like, if you all have any further questions, you all can ask, or else we can move towards the end of this informative session. Okay, so I think that there are no more questions from the participants. Okay. So thank you so much, sir, for reserving the time from your busy schedule and giving us such an insightful session. Now I would like Divya to take over and present the vote of thanks. So hello all. On behalf of Triple IT Nagpur, I would like to thank Mr. Abhay Singh to give this wonderful session to us. Thank you so much, sir, for making time for us and adding valuable things to to our knowledge through your better experience and wisdom. This was really a helpful session to all of us. Thank you. And best wishes to everyone. Yes, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. And thank you, everyone.